नमस्कार, जय हिंद। सदियों बाद फिर अपनी क्लास शुरू हुई है आज। एक सबसे जो मैं ये कह सकता हूँ इसको कि मोस्ट हेटेड जो टॉपिक है, मोस्ट हेटेड टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो है रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, पता नहीं क्यों रिलेटिव क्लॉजेस को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जबकि अगर मैं वैसे कहूँ कि इंग्लिश ग्रामर कहो या फिर आप कहो कि स्पोकन के अंदर इस रिलेटिव क्लॉज नाम के टॉपिक के कई कई सारे काले कारनामे हैं। ठीक है, और उन सारे काले कारनामे के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो खैर आप पहले तो ये देख लीजिए रिलेटिव क्लॉज कौन सा है। अब मैं पहले ही बता दूं, मैं साइड में हटा हूं, आंसर देखने के लिए नहीं हटा। इसका तो क्या ही आंसर देखूंगा मैं इसलिए ताकि आप लोग रिलेटिव क्लॉज वगैरह ये सब नोट कर लो। अब होता क्या है रिलेटिव क्लॉज के अंदर, WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स का जब यूज किया जाता है किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, जो कि दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, विद कोमा, विदाउट कोमा, ऐसी कोई बात आती है। खैर मैं आपको पहले बता दूं कि WH क्लॉज, जो WH वर्ड वाली जो क्लॉजेज होती है, जैसे हु है, whom है, whose है, which है, what है, even that है। फिर आपको अगर आपने कभी प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा कि मैं ये सब जो बातें कर रहा हूं वो रिलेटिव प्रोनाउंस की कर रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन, हालांकि रिलेटिव क्लॉज में आप इसको भी लिख सकते हो। मान लो मैं लिख देता हूं व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं ये। ठीक है, अब जो रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं वो दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके दो तरीके कौन से हैं? एक होती है डिफाइनिंग, एक होती है नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग, दो तरीके से आप रिलेटिव क्लॉजेस का यूज कर सकते हो। इसके नाम होते हैं भाई, ये डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग। एक तो इसको ये बोलते हैं, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट ये भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम है इनके। आपको नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको काम से मतलब होना चाहिए। जैसे मैं ये बोलूं यहाँ पर, अगर बोलूं क्यों, मैं लिख देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि माय फ्रेंड who is a teacher wants me to join his school। मैंने डिफाइनिंग लिखा, डिफाइनिंग में मैंने वो एग्जांपल लिखा जिसके अंदर WH वर्ड हु आ गया। हालांकि ये बात मैं मानकर चल रहा हूं इतनी तो, कि आपको हु का यूज पता होगा, हुम का यूज पता होगा। कि हु जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अब वो ऑब्जेक्ट किसी का भी हो सकता है, वो वर्ब का हो सकता है, वो प्रीपोजिशन का हो सकता है। विच जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। हुज जो होता है वो पोजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग इसके यूसेज हम लोग देख पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा माय फ्रेंड हु इज अ टीचर वांट्स मी टू जॉइन हिज स्कूल, और इसको बोलते हैं डिफाइनिंग। और नॉन डिफाइनिंग की मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर मैं इसकी डिटेल भी बताता हूँ। अभी आपको डिटेल बताऊंगा अभी के अभी। माय फ्रेंड कॉमा हु इज अ टीचर कॉमा wants me to join his school। लो, सबसे पहले तो इन दोनों सेंटेंसेस को फटाफट नोट कर लो, ताकि हमें ये पता लग जाए कि डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या है। नोट कर लिया होगा। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके और भी नाम है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के और भी नाम होते हैं।
ठीक है। जैसे मान लो मैं कह दूं इसको डिफाइनिंग का एक नाम और होता है रेस्ट्रिक्टिव, इसको बोल देते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव। हालांकि ये इसका नाम और भी आएगा, डिफाइनिंग की जगह आइडेंटिफाइंग भी बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिफाइंग। और ये नॉन आइडेंटिफाइंग हो जाएगा। अब ये आइडेंटिफाइंग नॉन आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होगा कि जो आइडेंटिफाई कर रहा है और जो नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, ये नाम भी आ जाते हैं इसके। लेकिन अब मीनिंग में फर्क देख लो क्या आ जाता है। जब आपने इसको डिफाइनिंग या आइडेंटिफाइंग या रेस्ट्रिक्टिव, तीनों में से कोई भी नाम आप बोलो, नाम के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे सही गलत बोलने के, लेकिन समझो क्या चीज है। माई फ्रेंड हु इज अ टीचर, अब यहाँ पर बिना कॉमा के जब आपने लिखा तो वो डिफाइनिंग हो गया। डिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए आपने इस रिलेटिव क्लॉज का यूज किया है। जब आप इस रिलेटिव क्लॉज का यूज इसके लिए करते हो बिना कॉमा के, तो उसका मीनिंग ये रहता है कि ये बहुतों में से एक दोस्त है उसका, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। आइडेंटिफाई करने का मतलब आप थोड़ा इसको हिंदी में समझे कि मेरा वो वाला दोस्त जो कि एक टीचर है, इसका मतलब कि इसके बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से ये उस दोस्त की बात कर रहा है जो टीचर है। आइडेंटिफाई कर रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, मेरा दोस्त, अब उसको आइडेंटिफाई करो, वो वाला दोस्त जो टीचर है। इसका मतलब टीचर और दोस्त उसके और भी हैं। आइडेंटिफाई कैसे किया, हु इज अ टीचर से बिना कॉमा लगाए। जबकि नॉन डिफाइनिंग या नॉन आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, माय फ्रेंड दो कॉमा के बीच में वो कह रहा है कि मेरा दोस्त एक टीचर। इसका मीनिंग पता क्या हुआ, आप एक तरह से ऐसे लिख रहे हो, माय टीचर फ्रेंड, ये हुआ इसका मतलब। जब आप दोनों तरफ कॉमा का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, माय टीचर फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही दोस्त है उसका, कौन सा दोस्त, जो टीचर है, वो दो कॉमा के साथ में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इस बात को समझो थोड़ा सा, अगर आपने दो कॉमा लगाए तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि वो उसका दोस्त जो कि एक टीचर है, इतनी सी बात है, ठीक है। जबकि बिना कॉमा के बहुत सारे दोस्तों में से ये उस दोस्त की बात कर रहा है जो कि एक टीचर है, ठीक है। मुझे लगता है इस बात को आप समझ रहे होगे, कुछ ज्यादा इसमें भयानक बात ऐसी नहीं है। क्योंकि यहां पर ये जो लिखा है ना, माय फ्रेंड हु इज अ टीचर, तो ये इसलिए लिखा गया है यहां पर क्योंकि मीनिंग निकलता है इसका विच फ्रेंड। अरे भाई कौन सा फ्रेंड, अच्छा वो दोस्त क्या जो टीचर है, तो बिना कॉमा के लिखा गया। दोनों तरफ कॉमा लगाया तो इसका मीनिंग क्या निकला कि माय फ्रेंड हु इज अ टीचर, सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए ये आ गया। डिफाइन करने का मतलब कि बहुतों में से एक नहीं है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, भावनाएं समझ गए होगे बताने की। तो क्या होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में गड़बड़ क्या होती है, वो कुछ इस तरह से होगी गड़बड़। देखो अगर किसी ने लिखा हिज मदर हु इज अ हाउस वाइफ asked him a question, पूछ लेगा कि भैया क्या एरर है इसके अंदर बताओ। हिज मदर हु इज अ हाउस वाइफ आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। अब आपने दो कोमा नहीं लगाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी वो वाली मम्मी जो कि एक हाउस वाइफ है, वो वाली नहीं जो टीचर है, या फिर वो वाली नहीं जो डॉक्टर है। क्या ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति की बहुत सारी मम्मियां हो, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इतनी अभी तक साइंस ने तरक्की नहीं की है कि 6-7 मम्मियां इकट्ठी हो जाए किसी की। मतलब वो वाली मम्मी की बात कर रहा हूँ जो किसी पुरुष के एक्स वाई क्रोमोसोम के अंदर वाई जो मम्मी वाला होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है दो कोमा का यूज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सेंटेंस जो गलत हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये उसकी मम्मी के बारे में बता रहा है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, उसकी मम्मी के बारे में बता रहा है।
ठीक है, क्योंकि एक जब कोई ऐसा नाउन आ जाए जो एक ही होता है उसके लिए आपको दो कॉमा का यूज यहाँ पर करना ही पड़ेगा, नॉन रेस्ट्रिक्टिव का यूज करना ही पड़ेगा, ये वाली बात है। ठीक है, फटाफट ये सेंटेंस आप नोट कर लो, फटाफट इस सेंटेंस को आप नोट कर लो। ठीक है, मान लो अब ये सेंटेंस लिखूं मैं एक, पीपल हु टेक, डू मत कर देना, ये कोलोकेशन है, हु टेक फिजिकल एक्सरसाइज लिव लॉन्गर। सोचो, 10 सेकंड का टाइम लगाओ और इसका आंसर सोचो कि क्या मैंने ये सही लिखा है या फिर ये मैंने गलत लिखा है। क्या ऐसे लिख दूं मैं? Who owns the car which is parked outside? एक कोमा लगाया है, क्या इसके अंदर कोमा सही है? और इसके अंदर मैंने दो कोमा का यूज किया है, क्या इसके अंदर दो कोमा का यूज सही है? आपको तो सिर्फ इतना सा बताना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लो, अगर आप इसके दो कोमा लगा दोगे तो इसका मतलब कि ये जो है ना, पीपल, पीपल यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड जैसे ये था कि उस हिज मदर, उसकी कोई एक ही मदर होती है। ये तो नहीं है कि लोग सिर्फ इतने ही होते हैं, वही लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वही ज्यादा लंबा जीते हैं। नहीं भाई, यहाँ पर दो कोमा का यूज नहीं होगा, ये सीधा बनेगा पीपल हु टेक फिजिकल एक्सरसाइज। आपने सिर्फ इतना किया है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर एक कैटेगरी बना दी, इन बहुत सारे लोगों के अंदर जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी हेल्दी लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए आप दो कोमा लगा दोगे। दो कोमा लगाने का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ यही लोग हैं पूरी दुनिया में। दो कोमा लगाने का मतलब सिर्फ यही लोग हैं जो ज्यादा जिएंगे। ठीक है, जैसे ये था ना कि हिज मदर, पूरी दुनिया में उसकी यही तो एक मम्मी है और वास्तव में ये एक ही रहेगी जो कि हाउसवाइफ है। और सिर्फ यही लोग थोड़ी ना जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और वही लोग ज्यादा लंबा जिएंगे, ऐसा नहीं है। अब जब आपने दो कोमा का यूज नहीं किया इसके अंदर तो क्या बन गया? पीपल हु टेक फिजिकल एक्सरसाइज लिव लॉन्गर, कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज्यादा लंबा जीते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सरसाइज नहीं करते वो अभी घंटे में मर जाएंगे? नहीं हुआ इसका मतलब ये। तो इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। बस एक है ना, इसने डिफाइनिंग इन लोगों के बारे में थोड़ी सी बात बता दी है। जैसे ये वाला देखो, हु ओन्स द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड। अब क्योंकि यहाँ पर भी कॉमा नहीं आएगा, हु ओन्स द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड, कॉमा लगा दिया अगर तो इसका मतलब होगा कि ये जो हु ओन्स द कार फिर कॉमा विच इज पार्क्ड आउटसाइड, ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए ही आया है। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए ही आया है। हु ओन्स द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड, ये जो है ना वर्ड, ये डिफाइनिंग होता है। और डिफाइनिंग क्या हुआ? मतलब कि कार के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारी कारें हैं। ठीक है, बहुत सारी कारें क्या है, बहुत सारी कार्स हैं, उनमें से मैं सिर्फ उस कार की बात कर रहा हूं जो कि बाहर लगाई गई है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है दुनिया में ये एक ही कार है। अगर आपने कॉमा लगा दिया तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि दुनिया में ये एक ही कार है, जैसे दुनिया में उसकी एक ही मदर है, जो कि है ही ऐसा ही है। कॉमा लगाया तो इसका मतलब कि दुनिया में कार ये एक ही है जो कि बाहर खड़ी है। हाँ, अगर यहां पर अब ध्यान से सुनना, अगर उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता, ठीक है, मान लो किसी ने कह दिया कि हु ओन्स RJ13 और CE 6225, हु ओन्स RJ13 CE 6225, फिर कॉमा आएगा विच इज पार्क्ड आउटसाइड।
अब इस बात को समझे, यहां पर कोमा क्यों आया जब मैंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक ही है। समझ गए ये चीज। कार लगाया जब मैंने तो कोमा नहीं आया, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं, अगर आपने कोमा लगा दिया तो इसका मतलब पूरे संसार में एक ही कार है। इस बात को समझ गए होगे आप। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ यही लोग हैं पूरी दुनिया में, लोग तो और भी हैं, इसलिए कॉमा का यूज नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे हो इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कॉमा का यूज कब हुआ है और कब नहीं हुआ है। थोड़े से क्वेश्चन अपने ये देख लेते हैं। तो डू यू नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज एंड व्हाई, कौन से वाला सही है कौन से वाला गलत है, ये आपने बताने की कोशिश करनी है। ये दिख जाएगा क्या? दिख जाएगा। What's the name of the tall man which just came in? इसमें आपको बताना है What's the name of the tall man which just came in? उस आदमी का नाम बताओ, उस लंबे से आदमी का जो अभी अंदर आया है। आप एक एक मिनट का समय लगाना अपनी तरफ से। वही बात मैंने कहा कि लिविंग के लिए हु का यूज किया जाता है, तो हु आ जाएगा, हु जस्ट केम इन। ठीक है। इज दैट ऑल विच इज लेफ्ट, ऑल जो होता है, ऑल के साथ में आपको दैट का यूज करना होता है जब भी नॉन लिविंग की बात आती है। इज दैट ऑल दैट इज लेफ्ट, ठीक है। इज दैट ऑल दैट इज लेफ्ट, वट मत कर देना, इज दैट ऑल वट इज लेफ्ट, क्योंकि हमें ये ज्यादा सुटेबल लगता है कि इज दैट ऑल वट इज लेफ्ट। ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं आएगा, दैट आएगा। ऑल के साथ में दैट का यूज किया करो। नेक्स्ट देखो, ऑल वट यू से इज ट्रू। अब वही बात मैंने आपको भी बताया, ऑल के साथ में क्या आता है? दैट आता है। ऑल दैट यू से इज ट्रू। आई फाउंड द कीज दैट यू वर लुकिंग फॉर देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए अब इसके अंदर क्या गड़बड़ बनती है। ये देखो, आई हैव फाउंड द कीज दैट यू वर लुकिंग फॉर। फॉर का ऑब्जेक्ट कौन है? दैट। देखिए कितनी शानदार बात है। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, समझना इस चीज को, रिलेटिव प्रोनाउन दो गुण रखता है, इसके अंदर दो क्वालिटीज, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब क्योंकि ये प्रोनाउन है तो ये नाउन को रिप्लेस करेगा ही करेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करने के साथ साथ ये कंजंक्शन का काम भी करेगा, दो चीजों को जोड़ने का काम भी करेगा। ठीक है, एक पंथ दो काज, वो वाली बात हो गई। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये दैट है ना, तो ये जोड़ने का काम तो कर ही रहा है, साथ साथ ये लुकिंग फॉर का ऑब्जेक्ट भी बन गया। और लुकिंग फॉर का ऑब्जेक्ट अगर ये है तो देम का यूज नहीं करना आपने। ये बन गया इसका आंसर। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या दो काम करता है? ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो बनता ही है एक काम, और दूसरा क्या हुआ? ये कंजंक्शन भी बनता है ना। नेक्स्ट, आई सॉ अ गर्ल हुज हेयर केम डाउन टू हर वेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप एक मिनट का समय लगाओ और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। हालांकि मैं गलती से इसका आंसर बोल गया हूं। आई सॉ अ गर्ल हुज हर हेयर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार पोजेशन आ गया ना हुज, तो हर नहीं आएगा। आई सॉ अ गर्ल हुज हेयर केम डाउन टू हर वेस्ट। ही गॉट मैरिड अगेन। वट सरप्राइज्ड एवरीबडी। वट नहीं आएगा, विच आएगा। ठीक है, विच आएगा। अच्छा, कमेंट करके बता सकता है आप में से कोई? कमेंट करके बताओ कि यहां पर मैंने विच लगाया है, वट क्यों नहीं यूज किया। कमेंट कीजिए भाई, आप में से जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए। बताइए भाई। क्या बनेगा इसका आंसर? पता है क्यों? मैं बता देता हूं। ये जो विच होता है ना, इस पूरी
क्लॉज को रेफर करता है। व्हाट ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, कौन सी क्लॉज? प्रीवियस क्लॉज जो होती है ना, इस पूरी की पूरी प्रीवियस क्लॉज को कौन रेफर कर सकता है? विच कर सकता है। और ये विच जो है, सरप्राइज एवरीबडी, एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। किस वजह से हर कोई सरप्राइज था? उसने फिर से विवाह कर लिया था, इस बात से। ही से नहीं था, गॉट मैरिड से नहीं था, अगेन से नहीं था, ही गॉट मैरिड अगेन। इस पूरी की पूरी क्लॉज से व्यक्ति सरप्राइज्ड थे, तो इसलिए यहां पर विच का यूज किया। और विच जो होता है वो पूरी की पूरी प्रीवियस क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप लिख लेना। डोरोटा, ये किसी अंग्रेजनी का नाम है। डोरोटा हु डज माई हेयर इज फ्रॉम पोलैंड। अरे वाह भाई, अब ये क्वेश्चन है, ये एक शानदार चीज आई है हमारे पास कि डोरोटा हु डज माई हेयर। क्योंकि देखो, एक है ना कोलोकेशन होती है, डू योर हेयर। बाल बनाना जो होता है ना, उसका मतलब यही होता है डू योर हेयर। ठीक है, बाल बनाने को ये मत कर देना कि मेक योर हेयर, और गलती करना वो मेक अ मिस्टेक होता है। दोनों में फर्क है, ये कोलोकेशन है। ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत बुरी तरह से उलझ के अपने ही मुंह के बल गिरोगे, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर बताओ क्या बनेगा आंसर। इसके दो आंसर बन सकते हैं भाई। या तो इसको ऐसे करो आप, डोरोटा हु डज माई हेयर, दूसरा कोमा आ गया। दो कोमा लगाने हैं ना, ये इसके लिए आया है, डोरोटा हु डज माई हेयर इज फ्रॉम पोलैंड। अब एक है ना, अच्छी बात देखना, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, नाम लिख दिया। अगर मैं नाम की जगह ऐसा लिख देता, कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे बाल नहीं बनाती डोरोटा फरोटा, द वुमन हु डज माई हेयर इज फ्रॉम पोलैंड। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क आया? और या फिर मैं कहूँ कितना फर्क आया, कितनी चीजों का फर्क आया? द वुमन हु डज माई हेयर इज फ्रॉम पोलैंड, डोरोटा, दो कोमा वाली डोरोटा, दो कोमा डोरोटा के, हु डज माई हेयर इज फ्रॉम पोलैंड। फर्क क्या आया कि ये जो डोरोटा है ये हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि किसी एक आइडेंटिफाइड व्यक्ति की आप बात कर रहे हो। ठीक है, आइडेंटिफाइड व्यक्ति कोई एक, जैसे होता है ना कि मदर फादर एक ही होते हैं, तो उनके लिए दो कोमा का यूज किया जाता है। आपने अगर किसी का नाम लिख दिया तो दो कोमा का ही यूज होगा, लेकिन अगर मैंने कोई कॉमन नाउन लिख दिया यहाँ पर तो बिना कोमा के यूज भी वो हो सकता है, ये भी सही है। और दो कोमा लगाने के बाद ही ये सही है। हालांकि अगर आप यहाँ पर भी दो कोमा लगा देंगे तब भी वो सही होगा। द वुमन हु डज माई हेयर इज फ्रॉम पोलैंड। अब यहाँ पर कह रहे कि चार पांच मान लो उसकी सर्वेंट्स हैं, एक बाल बनाती है, एक उसके दांत ब्रश करती है, एक उसके नाखून काटती है, मान लो ऐसे कोई घना अमीर हो रहा है, तो वो ऐसे कहेगा कि बिना कोमा के कि वो वाली महिला जो बाल बनाती है वो पोलैंड से है, जबकि जो नाखून काटती है वो यूएस की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, मान लो नाम नहीं लिया उसने, और वो लिख देता है कि द वुमन द अदर वुमन हु डज माई हेयर, कि वो जो दूसरी महिला है जो बाल बनाती है वो यूएसए से है, द यूएसए। ठीक है, समझ गए होगे? कमला हैरिस। आई लेंट हिम द ओल्ड मैन एंड द सी दैट इज इजी टू रीड, कि मैंने उसको उधार दी थी द ओल्ड मैन एंड द सी दैट इज इजी टू रीड। अब बताओ इसके अंदर क्या आएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब पता क्या दिक्कत हुई इसके अंदर? यहां पर दैट नहीं आएगा, इधर विच आएगा, विच इज इजी टू रीड। दैट का यूज क्यों नहीं हुआ?
देखो दैट जो होता है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने आप में सिर्फ आइडेंटिफाइंग चीजों के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं कि हैव यू गॉट द बुक दैट इज इजी टू रीड। अब ये सही है, यहां पर आप दैट लगाओ, आप चाहो तो विच भी लगा सकते हो। इसके अंदर ये आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि इसमें आपने खास तौर पे इस बुक को डिफाइन अपनी तरफ से किया है। जब आपको किसी चीज को अपनी तरफ से डिफाइन करना हो तब आप सिर्फ दैट का यूज किया करो। अब कोई चीज पहले से ही डिफाइंड है तब दैट का यूज मत करना, विच लगा देना। ये पहले से इसका नाम आ गया ना, ठीक है, पहले से ही नाम आया तो विच लगा दो। पहले से नाम वगैरह कुछ नहीं आया तो दैट का यूज करो। दैट का यूज ऐसे होता है, दिस इज नेओमी दैट सेल्स द टिकट्स। अब ये है नेओमी जो टिकट्स बेचती है। अब उसके लिए क्या आ जाएगा ये बताओ? दिस इज नेओमी। अब जो भी लाइव है वो इस चीज का आंसर बताने की कोशिश करे। एक तो कोमा भी लगा दिया, तो पहले तो कोमा को हटाएं। दिस इज नेओमी दैट सेल्स द टिकट्स, हु आ जाएगा इसके अंदर। वही बात मैंने अभी अभी आपको बताया कि नाम अगर लिखा हुआ है तो दैट का यूज नहीं करना। आपने नॉन लिविंग के लिए विच यूज किया तो मैं लिविंग के लिए हु यूज कर दूंगा। इसको समझना, दिस इज द गर्ल दैट सेल्स द टिकट्स। क्या फर्क आया दोनों में, समझ आया दोनों का फर्क? यहां पर दैट क्यों आया? क्योंकि द गर्ल आ गया। यहां पर हु क्यों आया? क्योंकि यहां पर नाम आ गया। तो नाम के साथ में दैट का यूज मत करना भाई, पाप लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसी टॉपिक के और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये वाले हैं ऐसे, और ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पढ़ेंगे अपने, ठीक है। वही बात है भाई, आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही मुझे, तो करिए फिर सपोर्ट, बढ़वाइए सब्सक्राइबर्स, ठीक है। जल्दी ही एक पैसेज रीडिंग की भी क्लास लेकर आऊंगा मैं, जिसको अपने बोलते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, उसकी क्लास भी जल्दी अपने लगाएंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को।